नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। राजनीति की दुनिया से आज कई सारी चौंकाने वाली खबरें आई। जिन जिन नेताओं ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मोर्चा बनाया था, उन्हें आज एक के बाद एक कई झटके लगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी में बगावत हो गई। 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया। हिमाचल में कांग्रेस के विधायकों ने खुलकर क्रॉस वोट डाले। राज्यसभा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन चुनाव जीत गए। अब सुखविंदर सुक्खू की सरकार पर खतरा है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी के साथ चले गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। गुजरात में भी कांग्रेस के एक सांसद ने पाला बदल लिया, बीजेपी के साथ आ गए। एक के बाद एक विपक्ष को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और झटके ऐसे लगे कि जवाब देते नहीं बन रहा। सबसे तगड़ा झटका हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को लगा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। 68 में से 40 विधायक कांग्रेस के साथ हैं। 3 इंडिपेंडेंट विधायक भी कांग्रेस के साथ हैं। टोटल 43 और बीजेपी के पास सिर्फ 25 एमएलए। इसके बाद भी बीजेपी राज्यसभा के इलेक्शन में अपने उम्मीदवार हर्ष महाजन को जिताने में कामयाब हुई। कांग्रेस के 6 एमएलए ने क्रॉस वोट किया। कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट डाला और अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। इस नतीजे के बाद बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार माइनॉरिटी में है, अल्पमत में है, इसलिए अब सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए। विधानसभा में बजट पेश हो चुका है और अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पास नहीं करवा पाए तो उनकी सरकार का जाना तय है। हालांकि यूपी में अखिलेश यादव के पास खोने के लिए सरकार तो नहीं है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट जरूर चली गई, क्योंकि अखिलेश यादव दावा कर रहे थे उनकी पार्टी का कोई विधायक इधर से उधर नहीं होगा। लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 7 विधायक इधर से उधर चले गए और एक वोट डालने नहीं पहुंचा। बड़ी बात है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का असर सिर्फ इस चुनाव तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसके बाद भी इसकी गूंज सुनाई देगी। समाजवादी पार्टी के विधायकों की बगावत का मैसेज क्या है, किन किन इलाकों में लोकसभा के दौरान इसका असर हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले बात करते हैं हिमाचल की, जहां इस वक्त जबरदस्त हलचल है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस में इतनी जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई कि अब कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई। हिमाचल प्रदेश में आज राज्यसभा की 1 सीट पर वोटिंग थी और 40 विधायकों वाली कांग्रेस अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाई। सिंघवी ने हार मान ली। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को जीत की बधाई भी दे दी। असल में हिमाचल में राज्यसभा की जिस सीट के लिए वोटिंग हुई, वहां कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा था और बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर थोड़े दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए हर्ष महाजन को मैदान में उतारा था। दोनों को 34 वोट मिले। मैच टाई हुआ। इसके बाद लॉटरी के ड्रॉ के जरिए हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया गया और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ये कांग्रेस की बड़ी हार है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और एक बार फिर से आपको बता देता हूं, 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक हैं। 3 निर्दलियों का सपोर्ट भी कांग्रेस के पास था। कुल 43 का सपोर्ट था। बीजेपी के पास सिर्फ 25 विधायक थे। बीजेपी की जीतने का कोई चांस नहीं था। इसके बाद भी कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 34 वोट मिले और बीजेपी के उम्मीदवार को विधायकों की संख्या से 9 वोट ज्यादा मिले, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। 3 निर्दलीयों ने भी बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया। वोटों की गिनती के बाद जब टाई हो गई तो ड्रॉ करके हर्ष महाजन को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता नारे लगाने लगे। उन्होंने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कंधे पर उठा लिया।
विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने नतीजों की जानकारी देते हुए कहा, कांग्रेस के विधायक खुद ब खुद पार्टी छोड़कर गए, अपने कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया। अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हमें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक पोस्टल बैलेट जो एक मिनट जरा, अभी तक जो जानकारी मिली है, जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है उसमें बराबरी रही है और उसके बाद जो है पर्ची से ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से भाजपा की जीत हुई है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 6 विधायकों को किडनैप कर दिया। कोई नहीं किडनैप किया है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं है और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे अपनी गाड़ी में कैसा अपनी गाड़ी में कैसा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस के एम्बैरेसमेंट की बात यह है कि हिमाचल में उनकी सरकार है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, सब कुछ कांग्रेस के पास है, इसके बावजूद रातों रात विधायक गायब हो गए, उनका साथ छोड़कर चले गए, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चला। चुनाव के नतीजे डिक्लेयर होने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कहा, ये नरेंद्र मोदी की जीत है, बीजेपी की जीत है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी की नीतियों को सपोर्ट किया है, इसीलिए उनकी जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी की नड्डा साहब की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है, अमित शाह जी की जीत है, हमारे जयराम जी की जीत है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को उन्होंने प्रत्याशी बनाया तभी जीता। हमारी पार्टी की जीत, सरकार तो गिर जाएगी पक्का। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत डिग्निफाइड तरीके से अपनी हार को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हार कर भी उन्होंने इतिहास बनाया है। क्रॉस वोटिंग के बाद भी पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों कैंडिडेट्स के वोट बराबर थे, मैच टाई हो गया। इसके बाद ड्रॉ करके नतीजा निकाला गया। सिंघवी ने कहा, देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन साथ साथ सिंघवी ने हर्ष महाजन को जीत की बधाई दी और कहा, बीजेपी ने तय कर लिया था कि उसे साम दाम दंड भेद हर तरह से ये चुनाव जीतना है और इसके लिए बीजेपी ने संविधान और नैतिकता को ताक पर रख दिया। लेकिन साथ साथ सिंघवी ने कहा कि वो लौट कर वापस आएंगे। पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। सबसे पहले उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचें, जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग का असर विधानसभा में भी दिखाई दिया, क्योंकि असेंबली में सरकार की बजट पर चर्चा हो रही है, मनी बिल है, और इन हालात में कांग्रेस के लिए बजट पास कराना मुश्किल हो जाएगा। अगर बजट पास नहीं हुआ तो सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। इसलिए कांग्रेस के नेता एक्टिव हुए, असेंबली में जमकर हंगामा हुआ, कांग्रेस के विधायकों ने नारेबाजी की।
राज्यसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होने के बाद अब सुखविंदर सुक्खू के सामने सरकार बचाने का चैलेंज है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायक, 3 इंडिपेंडेंट एमएलए वोटिंग के बाद साफ तौर पर बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी इन सभी विधायकों को हरियाणा के पंचकुला ले गई थी, लेकिन जैसे ही राज्यसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया, बीजेपी की जीत हो गई, तो ये सारे विधायक पंचकुला से वापस शिमला आ रहे हैं। लेकिन अभी खबर यह है कि कांग्रेस के 6 बागी विधायक पंचकुला के एक होटल में रुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने उनकी पार्टी के विधायकों को किडनैप कर लिया है। सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवान उन्हें अपनी निगरानी में लेकर गए। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर से पूछा गया क्या उनकी सरकार अल्पमत में है, माइनॉरिटी में है, क्या वो बजट पास करवा पाएंगे, इस पर सुक्खू ने कहा उनके पास मेजॉरिटी है, इसलिए 6 विधायकों के टूटने से घबराने की कोई बात नहीं है। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है। अब हिमाचल प्रदेश में आगे क्या होगा? क्या सरकार बदलेगी? बीजेपी की रणनीति क्या है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ में हैं। जयराम जी, अभिषेक मनु सिंघवी की बात मैंने सुनी, वो कह रहे थे कि ये जो 9 विधायक हैं कल रात तक उनके साथ डिनर कर रहे थे, तो नाश्ता करते करते ये आपके साथ कैसे चले गए? ये कैसे हुआ? देखिए, इस बात को लेकर के उन्होंने क्या कहा, ये कोई बड़ा महत्व का विषय नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, ये क्यों हुआ, इसको उनको समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, 14 महीने का कार्यकाल है, और 14 महीने में ही इस प्रकार के हालात पैदा हो जाएं, विधायक छोड़ करके जाने लगे, और विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार पहले भी अपनी बात को, अपनी पीड़ा को जाहिर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसको अनसुना करना, ये उनको महंगा पड़ना ही था। और मैं समझता हूं कि अभी जो विधायकों ने हमको सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, ये अंतरात्मा की आवाज़ है। इसमें किसी तरह की बात को अन्यथा लेने की आवश्यकता, वो थक गए कहते कहते, सुनाते सुनाते अपनी पीड़ा को, कोई सुनने वाला नहीं। अंततः ऐसी परिस्थिति हुई कि उनने अपना गुस्सा इस प्रकार से निकाला, स्वाभाविक रूप से। और सबसे बड़ी बात ये, और उनको आज भी अगर आशा की किरण कहीं दिखती है, वो भारतीय जनता पार्टी में दिखती है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिखती है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सरकार होने के बावजूद भी उनने अंतरात्मा की आवाज़ से उनने हमारा सहयोग दिया, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा में जिताने में उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जयराम जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कह रहे थे कि आपने कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीद लिया, ईमान का सौदा हो गया। देखिए रजत जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी हार के बाद स्वाभाविक रूप से ऐसे शब्दों का ही उनके मुंह से निकलना माना जा सकता है, ये संभव है। हताशा है, निराशा है, और ये क्या हो गया, कैसे हो गया, उन सारी चीज़ों पर उनको आकलन करना चाहिए। ये उनके ही साथी थे, वर्षों के साथी थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या परिवर्तन सुक्खू जी में आ गया, इस बात का अंदाजा शायद उनको नहीं हुआ, उन लोगों ने महसूस किया। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है, और ये हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी इस प्रकार से घटना घटित नहीं हुई। 25 से जाकर के जहां 43 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के समर्थन और सहयोग का था, उनकी सत्ता का था, तो वो 34 पर आकर के सिमट गया। और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो और जो चीजें आगे बढ़ेंगी वही बात है जो हर्षवर्धन कह रहे थे कि 1 महीने में सुक्खू की सरकार गिरा देंगे। नहीं, मैं इस बात में ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं। देखिए, आज देखिए दिलचस्प बात थी, आज विधानसभा में फाइनेंस बिल पर जो है वो चर्चा हो रही थी, और उस पर वोट होना था। और जब वोट होने की बात आई तो वॉइस वोट में हम उनसे ज्यादा थे उपस्थिति में,
और हमने जब डिवीजन मांगा तो हाउस से एडजर्न कर दिया गया और स्पीकर साहब ने सुना ही नहीं। और उसके बाद जब रीअसेंबल किया गया हाउस, हमने दोबारा कहा, फिर हाउस एडजर्न कर दिया कल तक के लिए। और कल तो बजट पास होना है, और बजट पास होना है तो कल की बात कल देखेंगे। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कर, लेकिन हमने निश्चित रूप से उनसे आज मिल करके आग्रह किया है कि मेहरबानी करके जो रूल्स में जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन ये है कि अगर वॉइस वोट कन्विंसिंग नहीं लगता है तो हमको अपोजिशन को अधिकार है कि हम डिवीजन मांगे वोट का हाउस के अंदर, और वो देना पड़ता है। तो इस सारी बात के लिए हमने अभी अध्यक्ष महोदय से बात की है और कल हम राज्यपाल महोदय जी से भी इस बारे में बात करेंगे। जयराम जी, 34 विधायक उनके पास हैं, 34 आपके पास हैं, तो सरकार का क्या होगा? क्या और ऐसे विधायक हैं जो आपके संपर्क में हैं? मैं इस बात को अभी तक नहीं कह पाऊंगा क्या होगा कल और कितने विधायक हैं, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, अगर नैतिकता की अगर बात कहें तो आज ही मुख्यमंत्री जी को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। जयराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। हिमाचल में कांग्रेस के साथ खेल होने वाला है, इसका अंदाजा असल में उसी दिन लग गया था जब हर्ष महाजन ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया। बीजेपी के पास सिर्फ 25 वोट थे, कांग्रेस के पास 43। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस अभिषेक मनु सिंह का जीतना पक्का मानकर आराम से बैठी रही। बीजेपी ने जब राज्यसभा में हर्ष महाजन को उतारा था तो भी पार्टी के नेता अलर्ट नहीं हुए। खबरें आ रही थी कि हर्ष महाजन को कांग्रेस तोड़ने के लिए लाया गया है, लेकिन तो भी कांग्रेस के नेता निश्चिंत रहे। हालत यह हो गई कि जो विधायक अभिषेक मनु सिंघवी के नामांकन में प्रस्तावक थे, उन्होंने भी सिंघवी को वोट नहीं दिया, क्रॉस वोटिंग की। रात तक सिंघवी के साथ थे और सुबह ब्रेकफास्ट पर वो बीजेपी के साथ चले गए। कांग्रेस की बुरी हार हुई, एम्बेरसिंग हार हुई है। हर्ष महाजन कांग्रेस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद वीरभद्र की भाई प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। उनके बेटे विक्रमादित्य भी एमएलए हैं और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये दोनों अंदर ही अंदर हर्ष महाजन को सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए राज्यसभा चुनाव में हर्ष महाजन की जीत हिमाचल सरकार के लिए बड़ा खतरा है और यह हुआ तो कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले यह परेशानी का सबब होगा। राज्यसभा में अखिलेश यादव को भी जबरदस्त एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोट डाले गए। वोटों की गिनती जारी है। असल में वोटों की गिनती देर से शुरू हुई क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन किए गए थे। हालांकि चुनाव अधिकारी ने समाजवादी पार्टी की आपत्तियों को खारिज कर दिया और करीब 7 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। इस वक्त काउंटिंग में क्या प्रोग्रेस है, ये जानने के लिए लखनऊ चलते हैं। रुचि कुमार हमारे साथ हैं। रुचि, क्या अंदाजा है कितनी देर में नतीजे आ जाएंगे और इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, जो पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और उसमें 7 बीजेपी के जो राज्यसभा के सांसद के उम्मीदवार थे वो जीत गए हैं। अब संजय सेठ जो 8वें उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनको अभी फर्स्ट राउंड में 29 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट्स जीत चुके हैं, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन, ये जीत गए हैं। और जो दूसरा राउंड अब शुरू हुआ है, पहले राउंड में संजय सेठ जो 8वें उम्मीदवार थे उनको 29 वोट मिले हैं और आलोक रंजन जो समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार हैं उन्हें 19 वोट मिले हैं। मैं आपको बीच में रोकूंगा। विशाल के पास में शायद कुछ और अपडेटेड इंफॉर्मेशन, एक बार विशाल से भी बात कर लेते हैं। विशाल, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी, हमारे पास जानकारी है कि जो प्रथम राउंड कंप्लीट हुआ है, प्रथम वरीयता के वोट के आधार पर बीजेपी के सभी 8 कैंडिडेट, जिसमें संजय सेठ जो कि 8वें कैंडिडेट हैं, वो भी चुनाव जीत गए हैं और समाजवादी पार्टी ने भी 2 सीटें जीती है। आलोक रंजन जो कि 3rd कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के, वो प्रथम वरीयता में संजय सेठ से 10 वोट पीछे रह गए हैं। यही वजह है कि जो सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं वो फिलहाल यहाँ पर शुरू हो गई है और हम इस समय मौजूद हैं। देखिए,
यही विधानसभा परिसर में। बताइए क्या स्थिति है, बाहर से सब सीटें आप लोग जीत गए? जी हम सब 8 की 8 सीटों पे हम लोग जीत चुके हैं और 8 into 10 कर लीजिए, 80 की 80 सीट आगे हम लोकसभा में जीतने वाले हैं। और बड़ी हम हर्ष की बात है, हम लोग मथुरा ब्रिज से आते हैं और ब्रिज से हमारे नेता चौधरी तेजवीर सिंह अभी विजयी हमारे पास। देर में विनिंग कैंडिडेट सब नीचे आएंगे। विनिंग कैंडिडेट का फोन आ गया है, अभी बस वो सर्टिफिकेट का वेट ले रहे हैं। बस 8 के 8 कैंडिडेट जीत गया। हाँ जी हाँ जी, प्रथम वरीयता में ही। हाँ जी हाँ जी, तो प्रथम वरीयता में ही भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट चुनाव तो बड़ी जीत गए खबर हैं। विशाल ने इस वक्त हमें दी है। अब बीजेपी ने जो 8 उम्मीदवार लड़ाए थे, जिसमें संजय सेठ शामिल थे, जिनको लेकर के सुबह से तकरार चल रही थी, जिनके लिए क्रॉस वोटिंग हुई, वो भी चुनाव जीत गए हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए काफी एम्बैरेसिंग है। विशाल और रुचि दोनों हमारे साथ में। रुचि, ऐसे इस जीत का क्या असर होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? देखिए, असर तो रजत जी ये होगा कि एक तो समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के पहले ये बहुत बड़ा झटका है कि अखिलेश यादव अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए और उनके 8 विधायक चले गए बीजेपी के खेमे में। आज हालांकि एक जो गायत्री प्रजापति की पत्नी है वो वोट डालने नहीं आई, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी को ही एक तरह से सपोर्ट किया। तो एक तो ये बड़ा झटका, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता हैं, उनको बहुत बड़ा सेटबैक एक तरीके से लगा है। उनका जो एक तरह का जोश होता है कि चुनाव आ रहा है, हमारा नेता चुनाव लड़ेगा, तो एक तरह से बहुत बड़ा सेटबैक आप इसको मान सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोट किया, उनके आप नाम देखिए। अब देखिए, पूजा पाल हैं, पूजा पाल इलाहाबाद कौशाम्बी से इस समय विधायक हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उनको फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। मनोज पांडे रायबरेली से विधायक हैं। ये कहा जा रहा है कि वहाँ क्योंकि ब्राह्मण वोट मनोज पांडे ले आएंगे और बाकी ओबीसी दलित वोट बीजेपी का होगा, तो वो वहाँ पे अच्छे कैंडिडेट होंगे, तो उनको रायबरेली से वो टिकट दे सकती है। आशुतोष मौर्य जो इन्होंने क्रॉस वोट किया है, वो बदायूं के विधायक हैं सपा के, और बदायूं में स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी वहां से सांसद है, उनकी जगह रिप्लेसमेंट बीजेपी ढूंढ रही है। तो ये कहा जा रहा है आशुतोष मौर्य को वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब राकेश प्रताप सिंह हैं, वो गौरीगंज के विधायक हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर में बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी। तो इस तरह से ये जो सब नाम हैं जो सपा के विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, वो सिर्फ एक बात ये नहीं है कि बीजेपी उनका 8 केशव प्रसाद मौर्य की बात सुन लेते हैं। रुचि, लोकसभा चुनाव, रुचि आपको रोकूंगा, केशव प्रसाद मौर्य की बात सुन लेते हैं। जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और समाजवादी पार्टी के भी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं, तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है, वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आप लोग सुनिश्चित मान रहे थे पहले से जीत, आज उसको पूरी तरीके से हाँ, निश्चित तौर से जो हम लोग मान रहे थे वह परिणाम आज सामने आया है। इस पर हम खुशी जाहिर करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, सभी माननीय विधायकों को बधाई देते हैं, पार्टी के संपूर्ण जो पदाधिकारी गण हैं उनको बधाई देते हैं, और जो प्रत्याशी जीते हैं, सांसद बन गए हैं अब राज्यसभा के, उन सबको भी। विपक्ष के लिए भी कुछ कहेंगे कि मतलब हताशा तो होगी, लेकिन देखिए, विपक्ष हताश निराश उदास है, वो अपने कर्मों के कारण से हताश उदास निराश है। मैं कहा हूं कि चलनी में दूध दुहें और भाजपा को दोष दें। आज कांग्रेस सपा की यही आदत हो गई। अगर सपा ने अपनी पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही है तो ये सपा की कमियां हैं, भाजपा की कमियां नहीं है। कांग्रेस अगर अपने सरकार वाले राज्य में हार गई और भाजपा के वहाँ राज्यसभा सांसद जीत गए, तो यह निश्चित तौर से सपा और कांग्रेस दोनों अपने दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इसके कारण इनकी पराजय हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की यह ऐतिहासिक जीत है, इसके लिए हार्दिक बधाई। धन्यवाद। इस समय रुचि कुमार हमारे साथ हैं, विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, आपके पास कोई अपडेट, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं वहां पर? रजत जी, इस समय हम विधानसभा परिसर के अंदर ही मौजूद हैं, जहां पर काउंटिंग
हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। और आप देखिए ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, एमएलए हैं, तमाम लोग देखिए सामने आ रहे हैं और विनिंग जो हाथ है, विक्ट्री का जो हाथ है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। विशाल, मैं आपको बीच में रोकूंगा। भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी बात सुनते हैं। मुझे विश्वास है कि हम बड़े अंतर से 8 सीटें प्रथम वरीयता के वोटों के आधार पर जीतेंगे और निश्चित रूप से मैं उन सभी अपने साथी सहयोगियों के लिए बहुत अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने संगठित होकर, हमारे सभी साथी सहयोगी दलों ने संगठित होकर सभी लोगों से बातचीत करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराया। सर, समाजवादी पार्टी धांधली का तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। अपने सभी 8 उम्मीदवारों को जिताने में बीजेपी कामयाब रही है। समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार जीते हैं। समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन बीजेपी के संजय सेठ से 10 वोट से हार गए हैं और यह बड़ी जीत है। समाजवादी पार्टी को तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए सिर्फ 3 वोट चाहिए थे। बीजेपी को अपने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जिताने के लिए 9 वोटों की जरूरत थी। इसके बाद बीजेपी ने 10 वोट के अंतर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी तादाद में क्रॉस वोटिंग हुई और यह अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। हालांकि यूपी में क्या होना है इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लग गया था। समाजवादी पार्टी के 6 विधायक बीजेपी के नेताओं के साथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के साथ विधानसभा में वोट डालने पहुंचे और विक्ट्री साइन दिखाया। इसके बाद सबको समझ में आ गया था कि आज क्या होने वाला है। आपको याद होगा कल मैंने इसी वक्त आज की बात में आपको बताया था कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 7 विधायक कल अखिलेश यादव के डिनर में नहीं पहुंचे थे और आज उन्हीं 7 विधायकों ने खेल कर दिया। सबसे बड़ा उलटफेर हुआ समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप मनोज पांडे की तरफ से। मनोज पांडे रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट से एमएलए हैं। मनोज पांडे की आज सुबह योगी आदित्यनाथ से बात हुई और इसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद समाजवादी पार्टी के 3 एमएलए राकेश पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह एक साथ विधानसभा पहुंचे और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाने के बजाय सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों सुरेश खन्ना, दयाशंकर सिंह और ब्रजेश पाठक से मिले। इसके अलावा मनोज पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य और विनोद चतुर्वेदी भी वोट डालने के लिए बीजेपी के नेताओं के साथ लाइन में लगे दिखाई दिए। जाहिर है समाजवादी पार्टी की उम्मीदें टूट गई। समाजवादी पार्टी की एक और विधायक महारानी प्रजापति वोट डालने ही नहीं पहुंची। हालांकि वोटिंग के बाद ज्यादातर विधायकों ने यही कहा कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाला है, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि अंतरात्मा की आवाज क्या थी। चुनाव परिणाम हमको जो लगता है कि भाजपा के 8 और सपा के 2 जीतेंगे। संजय सेठ को मैंने वोट दिया है, इसलिए संजय सेठ की जीत सुनिश्चित है। ये समाजवादी पार्टी तय करेगी कि हम अलग होकर काम करेंगे कि उनके साथ काम करेंगे। देखिए ये जो मतदान होता है, जो ये चुनाव होता है, इसमें अपने विचारों से, इसमें हिप नहीं जारी होती, अपने विचारों से अच्छे कैंडिडेट को वोटिंग करने का अधिकार है और निर्देश है। इसमें कहीं से पार्टी के नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने का कार्यकर्ता या किसी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे खड़ा होता है, कार्यकर्ता लाठी खाता है, कार्यकर्ता संघर्ष करता है, कार्यकर्ता धरना करता है, कार्यकर्ता पे मुकदमा लिखा जाता है, कार्यकर्ता जेल जाता है। और जब किसी को ओबलाइजेशन देने की बात होती है, किसी को पद और प्रतिष्ठा देने की बात होती है, तो जिसका पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं होता है उसको वोट कैसे दिया जा सकता है। कभी भी लोकतांत्रिक अधिकार व्यवस्थाओं से ये निर्णय नहीं लिए जा रहे थे, इसीलिए गड़बड़ियां हो रही हैं। कि मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं। आप बताओ उस समय मुझे क्या करना चाहिए कि जब पत्नी कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, तो मुझे पत्नी को छोड़ना चाहिए कि अपने माँ बाप को छोड़ देना चाहिए। इस पर आप लोग स्वयं विचार करिएगा। तो इसमें आपने सपा के नेताओं को कहना यह है कि पैसा चला है, संजय सेठ ने पैसा दिया है। अब प्रभु धाम का भक्त हूँ,
उन्हीं को साक्षी मान के कह सकता हूं कि संजय सेठ की चाय भी नहीं पिया हूं। रुचि कुमार हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। रुचि, आप बता रही थी कि ये जो जीत है, जिन लोगों ने वोट दिया है बीजेपी को, समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उन विधायकों का क्या महत्व है और उनका क्या असर होगा लोकसभा के चुनाव में? जी बिल्कुल, बीजेपी ने ये जो सपा के विधायक अपनी तरफ किए राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए, तो उसके साथ साथ राज्यसभा की 8 सीटों का टारगेट तो था ही बीजेपी का कि 8 वो जीत जाए। उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी नजर थी कि ऐसे विधायकों को लाया जाए जहां पे इलाके में उनका जोर हो और वो सीट निकाल पाए या सीट जिता पाए। जैसा मैं बता रही थी कि पूजा पाल है, अब उनको ये कहा जा रहा है कि बीजेपी फूलपुर से अपना उम्मीदवार बना सकती है, वो अच्छी कैंडिडेट होंगी। मनोज पांडे को रायबरेली, जो सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो वहां से क्योंकि उनका अपना ब्राह्मण वोट है मनोज पांडे का, और दलित और जो ओबीसी वोट है वो बीजेपी का जो अपना वोट है वो उसको मिला के उनको लगता है कि रायबरेली में अच्छी चुनौती वो दे पाएंगे क्योंकि ब्राह्मण वोट वो ले आएंगे। अब इसी तरह से आशुतोष मौर्य है जो बदायूं में से विधायक हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी आशुतोष मौर्य को बदायूं से उतार सकती है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो वहां से बीजेपी की एमपी हैं, उनको रिपीट नहीं करना चाहते। अब राकेश प्रताप सिंह है, गौरीगंज से अमेठी से हैं, लेकिन सुल्तानपुर में भी उनका काफ़ी वहाँ अच्छी उनकी पैठ है, तो ये कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर में उनका इस्तेमाल बीजेपी कर सकती है। तो ये जो पूरी लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। जैसे आप देखिए अखिलेश यादव को 3 जिताने के लिए सिर्फ 3 वोट चाहिए थे, तो अखिलेश यादव वो 3 वोट तो ला नहीं पाए, बल्कि अपने 8 विधायकों का वोट एक ने एब्सटेन किया, लेकिन 7 आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बड़े अच्छे तरीके से बनाई और सोच समझ के बनाई और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को सामने रखकर बनाई। एक बार विशाल के पास चलते हैं। विशाल, आपके पास क्या अपडेट है, क्या सुनाई दे रहा है आपको वहां? रजत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई उसको एग्जीक्यूट बिल्कुल इस तरीके से किया कि किसी को भी कानो कान इसकी खबर नहीं लगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेठी, रायबरेली और अंबेडकर नगर कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको कि बीजेपी ने आज अपने न सिर्फ जो क्रॉस वोट उनके पक्ष में किया है, न सिर्फ उन्होंने राज्यसभा की सीट जीती है, बल्कि आने वाली लोकसभा का जो समीकरण है उसको भी काफी हद तक साध लिया है। अगर अमेठी की मैं बात कर लूं रजत जी, तो जिस तरीके से चर्चा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, 2 विधानसभा ऐसी थी जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जिसमें गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह आज बीजेपी को क्रॉस वोट कर चुके हैं, यानी कि माना जा रहा है कि वो बीजेपी में आ जाएंगे। और महाराजी प्रजापति जो कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी है, आज वो वोट करने नहीं आती हैं, यानी कि बीजेपी ने अपनी अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की 4 विधानसभा सीटों को कंसोलिडेट कर लिया, कम से कम आने वाले लोकसभा चुनाव के हिसाब से। इसी तरीके से मनोज पांडे कद्दावर मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, और 2012 की बात कर लिया जाए, 17 की बात कर लिया जाए, 2022 के चुनाव की बात कर लिया जाए, सभी में वो लगातार चुनाव जीते हैं। उनका अपना एक वोट बैंक है और ब्राह्मण समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। साथ ही राकेश पांडे बात किया लिया जाए जो कि रितेश पांडे के पिता है। अंबेडकर नगर में राकेश पांडे की बात कर लें, रितेश पांडे की बात कर लें, इनका एक अच्छा प्रभाव है और एक अच्छी इमेज है, क्षेत्र में काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं और एक अच्छी इमेज होने के साथ साथ लोकसभा पे भी कहीं ना कहीं इनका वर्चस्व रहता है और प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने रजत जी आज न सिर्फ राज्यसभा चुनाव का जो पूरा बैलेंस है उसको साधा है, बल्कि आने वाला लोकसभा चुनाव जिसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो चुनाव हार चुके हैं पिछले चुनाव में, उसको भी इस तरीके से साधा है कि विपक्षी को घेरने के लिए बीजेपी ने आज ऐसा इंतजाम कर दिया है कि विपक्षी खेमा किस तरीके से इस आक्रमण से बचे। ये विशाल, आपने ये तो बता दिया, रुचि ने ये भी बता दिया कि ये जो किया है, कैसे रणनीति बना के किया है, उसका असर क्या होगा, लेकिन ये किया कैसे, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, जो हमारे पास सोर्सेस के जरिए सटीक जानकारी है उसके मुताबिक बताया जाता है कि जो विधायक समाजवादी पार्टी के लगातार भारतीय जनता पार्टी के टच में थे, उनसे बातचीत की गई। बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता के साथ उनकी मुलाकात दिल्ली में कराई गई। उनको इस बात का कॉन्फिडेंस दिया गया कि अगर वो अपने
कोई चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, उसमें वो हारते हैं तो भी उनको विधान परिषद में एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ उनको ये भी बोला गया कि अगर कैंडिडेट हमारे पास इस तरीके का आता है तो उनको हम लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि कैंडिडेट जो भी हमारे पास आएगा उसकी जनता में इमेज अच्छी होनी चाहिए। तो बीजेपी बहुत दिन से इस बात को लेकर के देख रही थी कि कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो अखिलेश यादव के साथ बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं। राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, राकेश पांडे हो, मनोज पांडे हो, महाराजी प्रजापति हो, पूजा पाल हो, ये सब वो कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के जो कि अपने क्षेत्र में न सिर्फ प्रभाव रखते हैं बल्कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिला सकते हैं। रुचि, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि 7-8 लोग एमएलएज लगातार बीजेपी के संपर्क में रहे, दिल्ली भी आ गए, मिल भी गए, और समाजवादी पार्टी के किसी नेता को, अखिलेश यादव को, इसकी कानो कान खबर भी नहीं हुई। जी देखिए, समाजवादी पार्टी वो मुलायम सिंह यादव वाली पार्टी अब नहीं रही है। मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के नेताओं से आज भी हमारी बात हुई और उनका कहना था कि अगर मुलायम सिंह यादव होते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को सब जानकारी भी रहती कि कौन विधायक उनका कहाँ जा रहा है, किससे फ़ोन पे बात कर रहा है, दिल्ली में जाके किससे मिल रहा है, वो फ्लाइट से गया है या कार से गया है या ट्रेन से गया है, हर चीज़ उनको पता रहती। और उस विधायक को वो फ़ोन भी करते और उसको डांटते भी, उसको प्यार भी करते, उसको घर बुलाते और कहते कि ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इससे पार्टी ऐसे हो जाएगी। तो बहुत सारे विधायक नेताजी के सम्मान में ये काम नहीं करते, क्रॉस वोट नहीं करते। तो पार्टी में जो पकड़ है वो जो मुलायम सिंह यादव की थी वो अखिलेश यादव की कम नज़र आती है, क्योंकि आज जो हुआ है उससे भी आपको बिल्कुल साफ लगेगा कि विधायकों के बारे में उनको ठीक से जानकारी नहीं है, उनके आसपास के जो लोग हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो ये कहीं ना कहीं एक नेता का, इतने बड़े पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी कमी ज़रूर मानी जाएगी कि उनके पार्टी में इतनी बड़ी टूट हो रही थी और उनको वो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नेता हैं, यहीं की समाजवादी पार्टी है, अपने पार्टी के विधायकों के बारे में नहीं मालूम। ऐसा नहीं है कि कोई सेंटर का मिनिस्टर हो, मुंबई में क्या हो रहा है उसको ना पता हो, ये तो उत्तर प्रदेश में हो रहा था, उनके नाक के नीचे हो रहा था। रायबरेली बिल्कुल बगल में है, यहाँ से अमेठी बगल में है, तो वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव को नहीं पता चला। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में किस तरह से कमी है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। शायद अब किसी लीडर को यह ना पता चले उसकी पार्टी में क्या हो रहा है, चिंता की बात है। विशाल, आप उसी परिसर में मौजूद हैं जहां पर ये काउंटिंग खत्म हुई है, जहां पर बीजेपी के विधायक मौजूद हैं। एक बार आप नज़ारा दिखा दें और उसके बाद फिर मैं आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा इस जानकारी देने के लिए। रजत जी, सीधी जो जानकारी है ये देखिए कि किस तरीके से सबसे कुछ देर पहले सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं, एमएलए हैं, उनके साथ आए हुए थे। और फिलहाल आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से जो गुलदस्ते हैं अपने लीडर्स के लिए लोग लेकर के पहुंचे हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव जीत गए हैं। ये देखिए गुलदस्ता आ चुका है, गुलदस्ता इस तरफ आ चुका है, फूल की जो मालाएं हैं वो स्वागत के लिए आ चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सपोर्टर्स हैं जो पूरे प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये देखिए इनके हाथ में माला भी है। माला लेकर के आए हैं आप लोग, जल्दी पहनाने वाले हैं कैंडिडेट को। हाँ, हम लोग आए हैं कुशीनगर से आरपीएन सिंह को बनाने के लिए। आरपीएन सिंह के लिए पहुंचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं उनके हाथ में फूल मालाएं हैं, तमाम तरीके की वहां पूरी तैयारियां हो गई हैं। और ऊपर देखिए जो कैंडिडेट जैसे ही आते हैं सभी प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उनके मन में जबरदस्त तरीके से खुशी आती है, वो झूमते हैं, बीजेपी जिंदाबाद करते हैं, मोदी जी, योगी जी के बारे में नारे लगाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि 8 सीटों को वो जीत लेगी और उसने वो 8 सीटें जीत ली हैं। यही वजह है कि इस समय विधानसभा परिसर में फूल, माला, ढोल, नगाड़े सब कुछ नजर आ रहे हैं। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट के लिए, और रुचि कुमार बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनालाइज करने के लिए, बताने के लिए कि राज्यसभा चुनाव में इस जीत का क्या असर होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना दल के आशीष पटेल जो योगी सरकार में मंत्री हैं, उनका भी रिएक्शन आया है, ये भी सुन लेते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रति जनता का जो भरोसा है उसकी जीत है। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि भाजपा चुनाव में धांधली कर रही है, उसको जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं वो क्या बात करेंगे। इस जीत को कितना बड़ा मानते हैं लोग? निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव तक बहुत सारे और भी खेल होंगे, इंतजार करिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में जो हुआ उसका असर लोकसभा चुनाव तक दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए यह बड़ा झटका है।
योगी आदित्यनाथ की रणनीति की बड़ी जीत है। बगावत समाजवादी पार्टी में हुई, लेकिन नुकसान होगा कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी को जो होना है तो वो होगा ही। मनोज पांडे रायबरेली के बड़े नेता हैं। 2017 में रायबरेली लोकसभा सीट के अंदर आने वाली 7 में से 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। इसके बाद भी बीजेपी मनोज पांडे को नहीं हरा पाई। एक सीट को छोड़कर रायबरेली की बाकी 5 सीटें समाजवादी पार्टी से बीजेपी ने छीन ली। अब मनोज पांडे भी बीजेपी के साथ होंगे। इस बात की बहुत चर्चा हो रही थी कि इस बार राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। मनोज पांडे का उनको सपोर्ट मिलता, उनके लिए सेफ सीट होती, लेकिन अब पासा पलट गया है। और अब चर्चा इस बात की है कि बीजेपी राहुल के मुकाबले मनोज पांडे को मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के हाथ से रायबरेली की सीट भी निकल सकती है। हालांकि ये बात की बातें हैं, लेकिन हिमाचल में आज कांग्रेस को बहुत तगड़ा झटका लगा। इसकी डिटेल मैंने आपको बताई। क्रॉस वोटिंग कर्नाटक में भी हुई, लेकिन इससे चुनाव के नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कर्नाटक में आज राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान हुआ। कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 1 कैंडिडेट की जीत हुई। जेडीएस का उम्मीदवार चुनाव हार गया, यह एक्सपेक्टेड था। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं। हर एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 46 वोट चाहिए थे। कांग्रेस ने अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर को मैदान में उतारा था। बीजेपी ने नारायण शाह बंदागे को अपना उम्मीदवार बनाया था। चारों चुनाव जीत गए हैं और जेडीएस ने जो कैंडिडेट उतारा था वो हार गया। अपना उम्मीदवार जिताने के बाद बीजेपी के पास 20 विधायकों के स्पेयर वोट थे। जेडीएस और बीजेपी के कुल मिलाकर 39 विधायक होते हैं। अगर 7 वोट और मिल जाते तो जेडीएस के कैंडिडेट कुपेंद्र रेड्डी भी जीत जाते, लेकिन कांग्रेस के किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। उल्टे बीजेपी के एसटी सोमशेखर ने कांग्रेस के फेवर में वोट दिया। एक और विधायक शिवराम हेब्बार वोट डालने नहीं आए। हालांकि इन दोनों वोटों के जाने से चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। यूपी और हिमाचल में तो विपक्ष के नेता बीजेपी के विधायकों को तोड़ने खरीदने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी के तो विधायकों ने गड़बड़ की है। एक ने क्रॉस वोटिंग की, दूसरा गैर हाजिर रहा। तो क्या यह कहा जाए कि कर्नाटक में कांग्रेस ने विधायकों को खरीदा, उन पर प्रेशर डाला? राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टी के चुनाव निशान के बजाय कैंडिडेट के नाम पर वोट डाले जाते हैं, इसलिए कैंडिडेट सिलेक्शन और मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। यूपी में अखिलेश यादव ने और हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेहतर मैनेजमेंट नहीं किया, पार्टी टूट गई। कर्नाटक में डीके शिव कुमार का मैनेजमेंट बीजेपी पर भारी पड़ा और कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार जिता लिए। लेकिन हार जीत से सबक सीखने के बजाय, आत्ममंथन करने के बजाय कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे हालात सुधरेंगे। अब मैं आपको बताता हूं आज बिहार की राजनीति में क्या हुआ। आज जैसे ही आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी और कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के साथ विधानसभा में पहुंचे तो चर्चा शुरू हो गई कि महागठबंधन के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है। सम्राट चौधरी के दफ्तर में विरोधी दलों के विधायकों को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया। जब ये तीनों विधायक सदन में पहुंचे तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया और इसके बाद तीनों विधायक विपक्ष में बैठने के बजाय ट्रेजरी बेंच में जाकर बैठे। तब बिल्कुल कंफर्म हो गया कि महागठबंधन में एक बार फिर दरार पड़ी। असल में बिहार विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वोटिंग होनी थी। इस वोटिंग में पार्टी व्हिप का वायलेशन करके तीनों विधायकों ने सत्ता पक्ष को सपोर्ट किया। पिछले कुछ दिनों में महागठबंधन के लिए दूसरा झटका है। आपको याद होगा 12 फरवरी को नीतीश सरकार के कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान भी आरजेडी के 3 विधायक सत्ता पक्ष की तरफ जाकर बैठे थे। आज 3 विधायक और टूट गए। संगीता देवी दलित हैं, मोहनिया से आरजेडी विधायक हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी में दलितों का सम्मान नहीं हो रहा था, जबकि नरेंद्र मोदी आदिवासी और दलितों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ देने का फैसला किया।
क्या कहूँगी, ये निर्णय है, मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, मुझे लगा कि कहीं न कहीं दलितों की उपेक्षा की जा रही है, दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है और ऐसा हुआ है, इसलिए ये मैंने निर्णय लिया है। चर्चा तो है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस और आरजेडी के कुछ और विधायक बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। बिहार में कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं और दावा यह किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले 19 में से 12 एमएलए कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कुछ विधायक बजट सत्र में और कुछ उसके बाद बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम ने आज कांग्रेस छोड़ी। चर्चा यह है कि बीजेपी उन्हें सासाराम से लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है। मुरारी गौतम अभी रोहतास जिले की चेनारी असेंबली सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। वो महागठबंधन की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मुरारी गौतम ने आज कहा कि उनका लक्ष्य बिहार का विकास है, इसीलिए वो बीजेपी के साथ आए हैं। मुरारी गौतम ने कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी विपक्ष के बहुत सारे विधायक पाला बदलकर बीजेपी की तरफ आएंगे। कोई नई जगह नहीं है, कोई नया घर नहीं, ये घर बिहार सबका है और कि बिहार के विकास के लिए आपको कहीं भी रहना हो तो उसमें रहना चाहिए। और साथी आपके साथ आएंगे क्या? बहुत सारे साथी हैं जो कि आने वाले हैं, बहुत जल्द ही सभी आपके सामने दिखेंगे। कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी पर अपने विधायकों को डरा धमकाकर पार्टी छोड़ने पर मजबूर करने का इल्जाम लगाया, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी ने बचपने में खेला करने की बात कही थी, इसलिए बीजेपी ने उन्हें खिलौना थमा दिया है, अब वो खेलते रहे। मेरा आग्रह यही होगा कि माँ बाप की सेवा करिए। हम लोगों के लिए माँ बाप पूरा बिहार है, यहाँ की जनता है और इस पर जो भरोसा करेगा वो लोग हमारे साथ। हमने तो कहा नहीं था कि खेला करेंगे, जिसने खेला कहा था उस बच्चे को हम लोग खिलौना बार बार दे रहे हैं। अगर किसी को बच्चे पे भरोसा नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। बिहार के अलावा खेल महाराष्ट्र और गुजरात में भी हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बसवराज पाटिल ने भी पार्टी छोड़ दी। गुजरात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा भी आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। यह खबर है इंडिया अलायंस की। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से दिल्ली और हरियाणा में पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता सिर्फ खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। कोई भी फैसला राहुल गांधी की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता और राहुल गांधी इंग्लैंड में हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे, उसके बाद न्याय यात्रा पर निकल जाएंगे। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो करें तो क्या करें, कहें तो किससे कहें। इसलिए जिनकी मजबूरी है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो चुपचाप वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जिनको मौका मिल रहा है वो अपना रास्ता अलग कर रहे हैं। कांग्रेस के सामने मुश्किल यह है कि राहुल हालात की गंभीरता को समझ नहीं रहे और उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस अभी तक सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं कर पाई है और नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त कैंपेन शुरू कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में कांग्रेस और लेफ्ट पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज केरल की जनता को धोखा दे रहे हैं, केरल में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और दूसरे राज्यों में एक दूसरे से दोस्ती निभाते हैं। मोदी पहले तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की पदयात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग की। इस रैली में भारी भीड़ थी। मोदी ने कहा, लोकसभा के इलेक्शन में ऑपोजिशन ने हार मान ली है, हर तरफ मोदी की गारंटी की बात हो रही है। उन्हें उम्मीद है इस बार केरल की जनता बीजेपी को डबल डिजिट में सीटें जिताएगी। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। मैं केरला से इसी आशीर्वाद की अपेक्षा भी करता हूं, क्योंकि केरला भविष्य को जीने वाला, भविष्य को जानने वाला राज्य है और 2024 में
कुछ महीनों बाद क्या होने वाला है, ये भविष्य अब किसी से छुपा नहीं है। 2019 में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। असल में केरल वो स्टेट है जहां पर बीजेपी का अपना कोई खास बेस नहीं है। हालांकि आरएसएस का संगठन वहां बहुत मजबूत है, लेकिन पॉलिटिकली बीजेपी वहां कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन मोदी ने हिम्मत दिखाई है, वहां भी कैंपेन शुरू किया है। दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर झगड़ा शुरू हो गया है। वायनाड की सीट पर सीपीआई ने एनी राजा को मैदान में उतारा है और आज बृंदा करात ने साफ साफ कहा, अगर कांग्रेस वाकई में दोस्ती चाहती है, मिलकर लड़ना चाहती है, मोदी को हराना चाहती है, तो राहुल गांधी को कोई दूसरी सीट देख लेनी चाहिए।